हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लेके आ गई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कोचिंग एंड ऑफिसिएटिंग से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस सीरीज में पूछे गए हैं, जो कि सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही साथ दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे सभी दोस्तों के लिए स्पेशल वीडियो लेके हम आ गए आज। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग कि आइसोमेट्रिक व्यायाम वह व्यायाम है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई होती है। तो पूछा जा रहा है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वह एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें मांसपेशियों की लंबाई किस तरह से होती है, चेंज होती है, बदल जाती है या चेंज नहीं होती है। तो क्या है करेक्ट आंसर? आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, कांस्टेंट, यानी कि वह प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की वह मेथड जिसमें मांसपेशियों की लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। और इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि मांसपेशियों की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इन्हें स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर मशीन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साइबर मशीन किस प्रिंसिपल पर काम करता है दोस्तों? आप सभी को पता है कि इट इज रिलेटेड टू आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में बात की जा रही है। जब भी मशीनरी या इक्विपमेंट की हेल्प से कोई एक्सरसाइज किए जाते हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है साइबर मशीन किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो आइसोकाइनेटिक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रशिक्षण की आइसोकाइनेटिक पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट वाज डेवलप्ड बाय जे पेरिन इज करेक्ट आंसर। स्थिर दीवार पर धक्का देना, यानी कि टू पुश अगेंस्ट वॉल, दीवार के खिलाफ धक्का देना किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस प्रकार के एक्सरसाइज में से शामिल किया जाता है? दोस्तों सभी ने करेक्ट आंसर गैस कर लिया है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें हम जब दीवार के खिलाफ धक्का, दीवार के विरुद्ध, यानी दीवार, जब कोई भी दीवार पे हम धक्का मारते हैं तो मसल की लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सुपर कंपेंसेशन का क्या अर्थ होता है? पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मीन बाय सुपर कंपेंसेशन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एज इट इज पूछा जाता है। एडॉप्टेशन टू लोड इज नोन एज सुपर कंपेंसेशन। लोड करने के लिए अनुकूलन मीन्स एडॉप्टेशंस टू लोड इज नोन एज सुपर कंपेंसेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर। स्टेडियोमीटर का यूज क्या मेजर करने के लिए किया जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर, हाइट मेजरमेंट के लिए स्टेडियोमीटर का यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्टलेग ट्रेनिंग का उपयोग किसके विकास या डेवलपमेंट के लिए किया जाता है? तो फार्टलेग का नाम लेते ही आपने समझ लिया है कि एंड्योरेंस डेवलपमेंट के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब एंड्योरेंस, जिसका मतलब धीरज यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण, एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज, तो क्या बोला जाता है इसे? एक्लिमेटाइजेशन। अनुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन के रूप में इसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर एक्लिमेटाइजेशन। नेक्स्ट, एरोबिक फिटनेस सबसे अच्छी तरह से हासिल की जा सकती है। तो एरोबिक फिटनेस यानी कि एरोबिक एक्सरसाइजेज या एरोबिक एक्टिविटीज जिनमें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है, काफी देर तक हमें वर्क या वर्कआउट या एक्सरसाइजेस करनी होती है, तो एरोबिक फिटनेस सबसे अच्छी तरह से कैसे हासिल की जा सकती है? लंबी दूरी की दौड़ों से, यानी कि मैराथन धावक या लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स या मिडिल डिस्टेंस रनर्स जो कि होते हैं, उनमें एरोबिक फिटनेस काफी अच्छी तरह से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव मेथड को छोड़कर गतिविधियों को पढ़ाने में समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रोग्रेशन मेथड कैन बी डेवलप्ड एक्सेप्ट, यानी प्रोग्रेसिव मेथड को छोड़कर यहाँ पे एक्चुअली पूछा जा रहा है कि किसको छोड़ के जो है प्रोग्रेसिव मेथड का यूज किया जा सकता है।
प्रोग्रेसिव मेथड को छोड़कर गतिविधियों को पढ़ाने में समान रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो पोल वॉल्ट है जहां जिसमें इसका यूज नहीं होगा, प्रोग्रेसिव मेथड का यूज सभी में होगा, इसको छोड़ के, किसे छोड़ के, पोल वॉल्ट को छोड़ के। नेक्स्ट, फार्टलेग ट्रेनिंग को सबसे पहले बनाया और अपनाया गया था किसके द्वारा, तो स्वीडिश टर्म है, स्वीडन में इसकी खोज की गई थी। एक स्वीडिश टर्म है जिसका मतलब स्पीड प्ले होता है, गोस्टा एंड होल्मर के द्वारा इसको खोजा गया था। फार्टलेग प्रशिक्षण का मूल सिद्धांत क्या होता है, तो गति में भिन्नता यानी कि वेरिएशन इन पेस, पेस में विभिन्नता यानी वेरिएशन इन पेस या गति में विभिन्नता फार्टलेग प्रशिक्षण का मुख्य सिद्धांत होता है। नेक्स्ट, स्पीड प्ले को और किस नाम से जाना जाता है, तो फार्टलेग प्रशिक्षण को स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपका रिवीजन हो सके। फार्टलेग ट्रेनिंग करने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है, तो फार्टलेग ट्रेनिंग इज बेस्ट सूटेड एट विच सीजन, तो ऑफ सीजन में ये सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो फार्टलेग ट्रेनिंग के लिए होता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण की अंतराल पद्धति में वास्तविक चर है और क्या पूछा जा रहा है, that the actual variables in interval method is correct answer option number 1 distance, सबसे पहले नंबर पे है distance, then time, then repetition and recovery, दूरी, समय, दोहराव यानी रेपिटेशन और पुनर्प्राप्ति अवधि यानी रिकवरी, यहाँ पे सही वेरिएबल्स होते हैं। नेक्स्ट, अंतराल प्रशिक्षण, अगेन इंटरवल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, दैट इंटरवल ट्रेनिंग इज गुड फॉर, तो किस सीजन में अच्छा होता है, अंतराल प्रशिक्षण किसके लिए अच्छा है, तो मिड सीजन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुधार के लिए फार्टलेग की ट्रेनिंग दी जाती है, किसमें सुधार के लिए या किसके इंप्रूवमेंट के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग दी जाती है, तो एंड्योरेंस या सहन शक्ति के सुधार के लिए या इंप्रूवमेंट के लिए फार्टलेग ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय लचीलेपन का अर्थ क्या है, सक्रिय लचीलापन यानी कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहां पे की जा रही है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ विदाउट असिस्टेंस, यानी बिना किसी सहायता के, बिना किसी सपोर्ट के मांसपेशियों में खिंचाव जो है सक्रिय लचीलेपन के रूप में जाना जाता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ विदाउट असिस्टेंस इज नोन एज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म चक्र यानी कि माइक्रोसाइकिल में किसका प्रशिक्षण शामिल है, तो किसका प्रशिक्षण, माइक्रोसाइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, देखिए 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक इज करेक्ट आंसर। माइक्रो ट्रेनिंग की बात हो रही है, माइक्रो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो 1 वीक यानी कि कुछ दिनों का समय ही जो होगा वो यहाँ पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन का समय माइक्रो साइकिल ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है। टांगों की शक्ति में सबसे अच्छा सुधार किया जा सकता है, मींस लेग स्ट्रेंथ इज इंप्रूव्ड बाय, लेग स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज या कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं, तो डेप्थ जंप इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ जंप आर यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट इन लेग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो रशियन के द्वारा पिरामिड ट्रेनिंग का आविष्कार किया गया था। सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो मॉर्गन एंड एडम्सन के द्वारा सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने शक्ति के विकास के लिए प्रशिक्षण की यहाँ पे आइसोकाइनेटिक होगा कि आइसोकाइनेटिक पद्धति की शुरुआत की, किसने शक्ति के विकास के लिए यानी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए आइसोकाइनेटिक पद्धति की शुरुआत की, तो पहले ही हमने आपको बता दिया है, जे पेरिन ने आइसोकाइनेटिक पद्धति की शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चहुमुखी तंदुरुस्ती विकसित करने के लिए यानी बात की जा रही है, देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट या हर तरह से विकास के लिए, विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और खेलों से बने दीर्घकालीन व्यायाम की बात की जा रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम मेड अप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स, ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स को एक साथ शामिल किया जाता है, तो वो और जो हर तरह के फिजिकल फिटनेस फैक्टर्स के कंपोनेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस प्रकार के प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, तो इसे सर्किट ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शारीरिक क्षमता जो किसी व्यक्ति को तेजी से शरीर की स्थिति और दिशा को सटीक तरीके से बदलने में सक्षम बनाती है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीरीज में शामिल किया गया है। आपको क्वेश्चंस का लेवल जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको एज इट इज देखने के लिए मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 25 में बात की जा रही है रैपिडली चेंज इन बॉडी पोजीशन एंड डायरेक्शन, यानी व्यक्ति को तेजी से शरीर की स्थिति और दिशा को बदलने की क्षमता जो है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे एजिलिटी या चपलता के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ एंड इट इज आस्किंग हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। करेक्ट आंसर 18 इंचेस। बैकबोर्ड ऑफ हॉकी गोल हाइट मीन्स हाइट ऑफ बैकबोर्ड इन हॉकी गोल इज 18 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए किसी भी कौशल का उपयोग किया जा सकता है सिवाय, तो क्या होगा करेक्ट आंसर हिट। हिट के अलावा देखिए किसी भी स्किल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हिट का प्रयोग नहीं किया जाता हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉकर में पेनाल्टी किक स्पॉट की दूरी कितनी मार्क की जाती है। करेक्ट आंसर 12 यार्ड। क्वेश्चन इज आस्किंग that penalty kick spot is marked at a distance of 12 yard in soccer। सॉकर में पेनाल्टी किक स्पॉट की दूरी 12 गज मार्क की जाती है। नेक्स्ट, हॉकी में कॉर्नर हिट लिया जाता है, तो कहां से लिया जाता है। देखिए कॉर्नर हिट इन हॉकी इज टेकन फ्रॉम साइड लाइन। नेक्स्ट, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता का दूसरा नाम क्या है, तो इसे लीग टाइप टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। लीग टूर्नामेंट is another name of round robin tournament। डेकाथलॉन में अंतिम इवेंट क्या होता है, तो 15 मीटर रेस डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट होता है, यानी दूसरे दिन का आखिरी इवेंट होता है। डेकाथलॉन पुरुषों के लिए आयोजित की जाने वाली एक कंबाइन इवेंट है, यानी कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट दोनों जिसमें शामिल किए जाते हैं, 2 दिन में आयोजित होती है। तो दूसरे दिन का अंतिम इवेंट क्या होता है, 1500 मीटर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण का सुपर कंपेंसेशन प्रभाव किसके कारण होता है। सुपर कंपेंसेशन इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोड और रिकवरी के बीच उचित अनुपात मींस प्रॉपर रेशियो बिटवीन लोड एंड रिकवरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मीजो साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है। बात की जा रही है मीजो साइकिल के ड्यूरेशन की, तो 4 to 6 वीक्स। कुछ सप्ताहों के प्रशिक्षण को मीजो साइकिल के रूप में जाना जाता है। कुछ दिनों यानी कि 3 से 10 दिन यानी कि 1 सप्ताह का भी हो सकता है, तो उसे माइक्रो साइकिल बोलते हैं। कुछ सप्ताहों की बात जब की जाए यानी 1 सप्ताह से ज्यादा की बात की जाए तो मीजो साइकिल, और कुछ महीनों या 1 से 2 साल की बात की जाए तो उसे मैक्रो साइकिल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, लचीलापन विकसित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो बेस्ट मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड इज करेक्ट आंसर। लचीलेपन को विकसित करने की सर्वोत्तम विधि जो होती है वो है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड। फार्टलेग अधिक निकट से संबंधित है मींस फार्टलेग ट्रेनिंग का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए मिडिल डिस्टेंस रनर्स, क्योंकि मोस्टली फार्टलेग ट्रेनिंग जो है एंड्योरेंस डेवलपमेंट करने के लिए होती है दोस्तों। तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, मैराथन रनर्स जो है उनमें उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है एंड्योरेंस डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे मध्यम दूरी के धावक जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कौशल में महारत हासिल करने के बाद जोर दिया जाता है, और बात की जा रही है यहाँ पे दैट आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्ट्रेस इज लेड ऑन, यानी कि कौशल में महारत हासिल करने के बाद आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्ट्रेस इज लेड ऑन, यानी कि तनाव दिया जाता है, तो किस या जोर दिया जाता है, किस पर जोर दिया जाता है, टैक्टिकल ट्रेनिंग पर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, टैक्टिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, दौड़ लगाने की गति सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है, तो किसमें विकसित होती है, देखिए बात की जा रही है स्प्रिंटिंग स्पीड इज बेस्ट डेवलप्ड थ्रू, यानी कि दौड़ लगाने की या स्प्रिंटिंग स्पीड को डेवलप करने के लिए किसका यूज होता है, तो देखिए किसकी बात की जा रही है, इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो स्प्रिंट स्पीड डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छी मेथड होती है। नेक्स्ट, प्रभावी अवधिकरण के लिए मुख्य विचार होना चाहिए मींस
मेन कंसीडरेशन फॉर इफेक्टिव पीरियोडाइजेशन, यानी कि जो इफेक्टिव पीरियोडाइजेशन होता है वो किस पे जोर देता है, क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है दोस्तों? फॉर द अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म, यानी कि सबसे अच्छे शीर्षतम फॉर्म को उपलब्ध को हासिल करने के लिए या टॉप फॉर्म परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने के लिए जो है यहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है या कंसीडर की जाती है इफेक्टिव पीरियोडाइजेशन। नेक्स्ट, संक्रमण काल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी ट्रांजिशन पीरियड की बात की जा रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजिशन पीरियड इज रिकवरी, रिकवरी से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट, पहला कायांतरण बात की जा रही है, फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस टेक्स प्लेस, तो कौन सी उम्र में पहला कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस होता है? फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल्स बिटवीन, तो कौन सी एज में होता है? 7 से 10 साल के बीच में होता है। नेक्स्ट, प्रतिभा का चयन करने में विचार किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इन सेलेक्टिंग टैलेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इज, क्या होगा करेक्ट आंसर? उपरोक्त सभी। मीन्स ट्रेनिंग, पहला नंबर देखिए क्या है, ट्रेनिंग स्टेट, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो ये तीनों यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये वो सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि टैलेंट सिलेक्शन में यूज किए जाते हैं या महत्वपूर्ण कारक होते हैं। नेक्स्ट, एक कुशल कोच वह होता है, मीन्स इफेक्टिव कोच, एन एफिशिएंट कोच इज ही और शी, हु, क्या होगा करेक्ट आंसर देखिए, हु। ऑप्शन नंबर डी, बताता है, प्रदर्शित करता है, समझाता है और प्रेरित करता है, मीन्स हु टेल्स, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन्स एंड इंस्पायर्स, वह होता है एक एफिशिएंट कोच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं। 8000 फीट की ऊंचाई पर प्रशिक्षण कैसा होता है, यानी कि 8000 फीट की ऊंचाई पर अगर प्रशिक्षण कर रहा है कोई भी खिलाड़ी तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो यह प्रदर्शन को बढ़ाता है दोस्तों। लेकिन 8000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पे, ज्यादा ऊंचाई पे अगर प्रशिक्षण किया जाएगा तो वो जो होगा कम करता है प्रदर्शन को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट की पेशियां सबसे अच्छी तरह विकसित होती हैं और बात की जा रही है एब्डोमिनल मसल्स आर बेस्ट डेवलप्ड थ्रू, यानी एब्डोमिनल मसल्स को डेवलप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो एब्डोमिनल क्रंच, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। एब्डोमिनल क्रंचेस आर द एक्सरसाइजेस विच आर यूज्ड टू डेवलप एब्डोमिनल मसल्स। नेक्स्ट, सर्किट ट्रेनिंग प्रशिक्षण एक प्रभावी तरीका होता है, तो सर्किट ट्रेनिंग डेवलप्स, क्या डेवलप करता है सर्किट ट्रेनिंग? सहन शक्ति, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, शक्ति, सहन शक्ति, यानी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्लायोमेट्रिक्स को किस नाम से जाना जाता है? प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिएक्टिव जंप्स का दूसरा नाम है प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, सामरिक प्रशिक्षण किया जाता है, मींस टैक्टिकल ट्रेनिंग्स आर डन। तो टैक्टिकल ट्रेनिंग किस लिए की जाती है? देखिए कब की जाती है? कौशल में महारत हासिल करने के बाद, मींस आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड, स्किल्स में मास्टर्ड हासिल करने के बाद या महारत हासिल करने के बाद टैक्टिकल ट्रेनिंग्स की जाती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण में अधिभार कब से संबंधित है? मींस ओवरलोड इन स्पोर्ट्स। तो क्या मतलब होगा? देखिए यहाँ पे ओवरलोड इन स्पोर्ट्स से क्या मतलब है? ओवरलोडिंग से क्या मतलब है? कब किया जाता है? ओवरलोडिंग से क्या होगा? तो मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का सेवन अपर्याप्त है, मींस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट। जब ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी जरूरत होती है उससे कम होती है तो ये जो है ओवरलोडिंग से इसका संबंध होता है, यानी ओवरलोडिंग से इसका संबंध है। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो 45, 10, 45 मिनट्स के 2 हाफ में खेला जाता है फुटबॉल का गेम। 90 मिनट्स इसका टोटल ड्यूरेशन होता है, 10 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, एक फुटबॉल मैच के लिए कितने रेफरियों की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मींस ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे कि एक फुटबॉल मैच को संपन्न कराने के लिए एक रेफरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, आपके रिवीजन के पर्पज से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने स्टडीज ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।